दोस्तों, हरे भरे पेड़ पौधों की घिरी हुई सड़क अपनी खूबसूरती से रास्ते में चार चांद लगा देती है। लेकिन कभी कभी ऐसी तरह की चीजें इतनी ज्यादा भयानक हो जाती हैं कि उनके ऊपर विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के लगभग 29 साल ड्राइविंग में बिताए हैं, लेकिन कभी भी पैरानॉर्मल चीज़ों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन एक रात मेरी ज़िंदगी की काया पूरी तरह से पलट गई। शनिवार की उस रात मैंने मौत का तांडव देखा। कुछ ऐसी चीज़ों को अपने आसपास एहसास करके मेरी तो जान ही निकल गई थी। दोस्तों, मेरा नाम राजपाल सिंह है और मैं अपने विजय पाल के साथ ड्राइविंग का काम करता हूँ। ड्राइविंग में मैंने अपने बॉस के नीचे काम किया। हमारा ठेकेदार जो हमें काम बताता था, हमें वही काम करना पड़ता था। एक रात हमें पता चला कि हमें अर्जेंट गोवा में डिलीवरी करने के लिए निकलना है। उसकी एक वजह यह भी थी कि हम गोवा की तरफ कई बार सफ़र कर चुके थे और हमारे लिए ये काम थोड़ा आसान था, इसलिए शायद बॉस ने हमें ही चुना था। बॉस का भरोसेमंद आदमी होने की वजह से मैं उनको मना नहीं कर सका। हालांकि उस वक्त मेरी हालत कुछ ठीक नहीं थी। सर दर्द के साथ साथ मेरी कमर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। ऐसे में मैंने सोचा कि थोड़ी देर मेरा ड्राइविंग का काम विजयपाल संभाल लेगा, क्योंकि उसे भी थोड़ी बहुत ट्रक ड्राइविंग करनी आती थी। रात के लगभग 10 बजे के आसपास मैं और मेरा खलासी हम ट्रक लेकर निकल पड़े, क्योंकि रात को ट्रैफिक ना के बराबर होता है। ऐसे में हमारे लिए रास्ता जल्दी जल्दी निकल जाता है। हमें अपनी ट्रक लेकर निकले हुए लगभग 2 से ढाई घंटे बीत चुके थे। हमारी ट्रक रफ्तार से भागती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन 2 से ढाई घंटे तक लगातार ट्रक चलाने की वजह से अब हल्की हल्की थकावट ने मेरे शरीर पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से ट्रक को चला पाना अब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में मैंने अपने खलासी विजय पाल की तरफ देखते हुए कहा, भाई, लगता है थोड़ी देर के लिए मुझे आराम करना होगा। ऐसे में तू एक काम कर, थोड़ी बहुत ट्रक तू चला ले। उस वक्त विजय पाल को भी ट्रक चलाने का बड़ा शौक था, इसलिए मैंने जैसे ही विजय पाल को ट्रक चलाने का ऑफर दिया तो वो तुरंत ही तैयार हो गया और उसने कहा, अरे उस्ताद, अब चिंता मत करो, ट्रक चलाने का काम तो मैं बड़े आराम से कर लूँगा। बाद में मैं विजय पाल के बगल वाली सीट पर बैठकर आराम से सोने की कोशिश करने लगा और विजय पाल बहुत हल्की रफ्तार से ट्रक चला रहा था। उस टाइम मैंने विजय पाल को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो एक नया ड्राइवर था। ऐसे में मैंने सोचा कि वो जिस तरह से ट्रक चला रहा था वैसे ही ठीक था। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ट्रक कहीं पर रुकी हुई हो और बाहर की ठंडी हवा मेरे जिस्म को छू रही हो। जैसे ही मैंने अपनी आंख खोलकर देखा तो पाया कि मेरे बगल वाले ड्राइविंग सीट के ऊपर विजय पाल नहीं था। विजय पाल को वहां पर ना पाकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने 1-2 बार विजय पाल को आवाज लगाने की कोशिश भी की, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है वो फ्रेश होने के लिए बाहर गया हो, लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया था उसने। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब विजय पाल मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया, तो उसके बाद मैंने अपने बगल का दरवाजा खोला और ट्रक से नीचे उतर गया। मैंने देखा कि ट्रक से नीचे का माहौल बड़ा ही शांत था। दोनों तरफ जंगल ही जंगल छाया हुआ था और हम इस वक्त एक पहाड़ी इलाके में थे। वैसे तो उस तरफ का रास्ता पूरा पहाड़ी इलाकों से घिरा रहता था, लेकिन अब हम जिस रास्ते में सफर कर रहे थे शायद उससे जंगल वाला घना रास्ता दूसरा नहीं था। मैंने एक बार फिर से अपने खलासी को आवाज लगाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज वहां चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इतने में ही पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उस हाथ को महसूस करके एक बार के लिए मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था, लेकिन उसके बाद मैंने जैसे ही पीछे की तरफ घूमते हुए देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि ये मेरा खलासी ही था। अपने खलासी को अपने पीछे देखकर मैं थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, अरे भाई, तू पागल है क्या?
कितनी देर से मैं तुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। इस पर मेरे खलासी ने बताया कि उसके पेट में बहुत तगड़ा प्रेशर बन गया था, जिसके चलते उसे जंगल की तरफ फ्रेश होने के लिए जाना पड़ा। उसकी बात सुनकर मुझे काफी हद तक राहत की सांस मिल रही थी। उसके बाद मैंने अपने खलासी से कहा, चलो अब हमें जल्दी से निकलना है, जितना जल्दी हो सके डिलीवरी करना है। मेरी बात सुनकर मेरे खलासी ने भी गर्दन हिलाई और उसके बाद हम दोनों वापस से ट्रक के अंदर आकर बैठ गए। अब तक मेरा कलेजा अपनी नॉर्मल रफ्तार में आ चुका था। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि असली दहशत की शुरुआत तो यहां से होने वाली है। हम दोनों ट्रक के अंदर बैठ चुके थे। अभी भी नींद के झटकों ने मुझे परेशान किया हुआ था, इसलिए मैंने अपने खलासी से कहा, भाई एक काम कर, आज की रात तू ही ट्रक को ड्राइव करता रहे, थोड़ी देर के बाद मैं ट्रक चलाना शुरू कर दूंगा। मेरी बात सुनकर मेरे खलासी ने फिर से धीरे से ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं उसके बगल वाली सीट पर जाकर थोड़ा आराम कर रहा था। मेरा सर भी थोड़ा भारी भारी हो रहा था, इसलिए मैंने अपने सर को सीट के ऊपर रखा और फिर से अपनी आंख बंद करके सोने लगा। लगभग 2 से 3 मिनट बीतने के बाद अचानक ट्रक ने एक बहुत जोर का झटका खाया। ये झटका इतना जोर का था कि मेरा सर सीट से होता हुआ डिवाइडर से टकरा गया। एक बार के लिए मुझे अपने खलासी पर बहुत जोर का गुस्सा आया, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो वो पसीने से लथपथ हो गया था। उसको इस तरह डरा हुआ देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है, इसलिए उसने अपने हाथ से इशारा किया और मुझे सामने की तरफ देखने को कहा। उसके इशारे के मुताबिक जैसे ही मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मुझे अपने सामने सिर्फ और सिर्फ खाली पड़ी सड़क ही नजर आ रही थी। इसलिए मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई, तेरा दिमाग ठीक तो है ना? लगता है आज तूने चुपके चुपके 2-3 पैग एक्स्ट्रा लगा लिया है, इसलिए तुझे सड़क के ऊपर भूत प्रेत नजर आ रहे हैं। तू एक काम कर, ड्राइविंग का सिलसिला छोड़ और मेरे बगल में आकर बैठ जा, वरना आज रात तू मुझे मरवा ही देगा। इतना कहने के बाद मैंने अपने खलासी को बगल वाले सीट पर बैठा दिया और मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अभी भी मेरे खलासी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था जैसे उसने कोई बहुत भयानक दृश्य देख लिया हो। उसके बाद मैंने ट्रक का गियर डाला और धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। ताज्जुब की बात तो ये हो रही थी कि जिस तरह से मेरा खलासी ट्रक चलाने से डर रहा था, मुझे उस तरह से एक भी बार डर नहीं लगा और मैंने बहुत ही हल्की हल्की रफ्तार से ट्रक को आगे बढ़ाना जारी रखा। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके ऊपर एक नॉर्मल इंसान का विश्वास कर पाना शायद नामुमकिन हो। मेरे खलासी ने एकदम से कहा, अरे उस्ताद जी, ट्रक को आराम से चलाना, ट्रक के नीचे की तरफ कोई आदमी दबा हुआ है। उसकी बात सुनकर मेरी बेचैनी एकदम से बढ़ गई, क्योंकि हो सकता था कि उसने किसी को टक्कर मारी हो और वो ट्रक के नीचे वाले हिस्से में फंस गया हो। उसके बाद मैंने अपने खलासी की तरफ देखते हुए कहा, अब तूने किसको ठोक दिया यार? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने ट्रक को साइड में रोका और जल्दी से नीचे उतर गया। मेरे साथ साथ मेरा खलासी भी नीचे उतर गया था, लेकिन उसका डर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही हमने टॉर्च लेकर ट्रक के नीचे की तरफ देखने की कोशिश की तो हमें वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अब मेरी बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अगर हमने किसी को टक्कर मारी थी तो फिर हमारा फंसना भी कंफर्म था, क्योंकि इस तरह की सड़कों पर काफी जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं। उसके बाद मैंने अपने खलासी से बड़े ही धैर्य के साथ पूछना शुरू किया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तब जाकर उसने धीरे धीरे मुझे बताया कि जब वो ट्रक ड्राइव कर रहा था तो उस सपाट पड़ी सड़क के बीचों बीच एक औरत नजर आई। जैसे ही उसने उस औरत को देखा तो वो उसे देखकर बुरी तरह से डर गया, क्योंकि उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसके डरने के लिए इतना काफी था। इससे पहले कि वो ट्रक को काबू कर पाता, ट्रक उस महिला को टक्कर मारकर आगे निकल चुकी थी। जैसे ही उसने मुझे बताया कि उस महिला के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, तो फिर मैं समझ गया कि इसने जरूर कुछ एक्स्ट्रा पैग लगाया है, जिसकी वजह से इसका दिमाग ठिकाने में नहीं है। इसलिए मैंने उससे कहा, भाई तू एक काम कर,
तो इस बगल वाली सीट पर बैठा रहे और चुपचाप बैठकर आराम कर। मुझे लगता है तूने सच में ज़्यादा ही पी रखी है। अभी मेरी बात खत्म ही हुई थी कि एक बार फिर से मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी के घुंघरू की आवाज़ आ रही हो। उस आवाज़ ने वहाँ की खामोशी को तोड़ दिया। एक बार के लिए मैं और मेरा खलासी, हम दोनों बुरी तरह से हैरान थे। हमने अपने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरे खलासी ने एकदम से कहा, अरे उस्ताद जी, मुझे पता चला है कि यहाँ पर जिन्न का इलाका है, यहाँ पर भयानक जिन्न रहते हैं। मेरे खलासी की इन बेतुकी की बातों को सुनकर मैंने उसे कहा, अरे भाई, क्यों फालतू की बातें कर रहा है? तूने पी रखी है तो क्या तू मुझे पागल समझ रहा है? इन चीज़ों पर विश्वास करना तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है। समझ में आई बात? इतना कहकर मैं हंसने लगा और फिर मैंने उसे कहा, हो सकता है चलती हुई ट्रक के पीछे वाली हिस्से में कोई औरत चढ़ गई हो, क्योंकि पहले भी मेरे साथ एक दो बार ऐसा हो चुका था कि कई महिलाएं मजबूरी के चलते ट्रक के पीछे वाले हिस्से में बैठ जाती थी। मैंने पीछे की तरफ लगे हुए कांच में देखना शुरू कर दिया, लेकिन पीछे ट्रक के अंदर सामान लदा हुआ था और उसके अलावा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी सी देर के बाद उस आवाज़ का आना एकदम से बंद हो गया। ये सब इतना जल्दी हो रहा था कि कोई भी इनका एहसास करके हैरान हो जाए। तो मेरे खलासी ने कहा, अरे उस्ताद जी, हमें लगता है हमें ऐसे ही कोई आवाज़ सुनाई दी है। उसकी बात सुनकर मैंने फिर से इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया और चुपचाप अपने सफ़र को अंजाम देने लगा। ट्रक की रफ्तार अब फिर से बढ़ने लगी थी और उसके साथ ही मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी, क्योंकि हम शिमला के कुछ खूबसूरत जगहों में प्रवेश कर चुके थे। इधर मेरे खलासी का डर लगातार बढ़ रहा था। अब मेरी नींद भी मानो कोसों दूर हो चुकी थी और अब मेरी आंखों में शिमला के उस खूबसूरती के दृश्य थे जिसे देखकर हर कोई उस तरफ मंत्रमुग्ध हो जाए। तभी मेरे खलासी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे उस्ताद जी, देखो सड़क के बीच में कोई है। उसके कहे मुताबिक मैंने फिर से जब सामने की तरफ देखने की कोशिश की तो उसके बाद तो मेरी आंखें मानो फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि सच में सड़क के बीच में कोई औरत नजर आ रही थी। पहले तो मैं उसे एक पल देखता ही रह गया। दूसरे ही पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने ट्रक की रफ्तार को कम ही नहीं किया था। हालांकि मेरा पाँव अभी भी ब्रेक के ऊपर रखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि ट्रक खुद ही उस औरत को कुचलना चाहती है। लेकिन ना ही तो उस वक्त ट्रक मेरे काबू में था और ना ही ट्रक को ब्रेक लगाने से रोका जा सकता था। दोस्तों, आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस वक्त ट्रक से मेरा कंट्रोल पूरी तरह से खराब हो गया था और उसके बाद ट्रक उस महिला के एकदम करीब चली गई। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मेरी आंखों के सामने छाए हुए उस अंधेरे की वजह से सामने की तरफ देख पाना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। किसी तरह से मैंने ट्रक को काबू में करने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक ट्रक उस महिला को कुचलकर आगे बढ़ चुकी थी। मुझे एक जोर का धमाका सुनाई दिया। इधर मेरे खलासी की हालत भी बद से बदतर हो चुकी थी। हालांकि वो इस स्थिति का सामना पहले ही कर चुका था, तो ऐसे में वो ज़्यादा हैरान नहीं था, लेकिन मेरी तो हवा टाइट हो गई थी। उसके बाद मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश की तो अब मुझे सामने की तरफ सिर्फ और सिर्फ सुनसान पड़ी सपाट सी सड़क नजर आ रही थी। आजू बाजू में लंबी लंबी स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी जो पहाड़ी इलाकों से घिरी हुई थी। ये एक ऐसा इलाका था जहां से हमारी ट्रक के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं गुजर रहा था। धीरे धीरे मौसम में भी बदलाव आ रहा था। थोड़ी देर पहले जो मौसम हमें एकदम साफ दिख रहा था, अब वो बादलों से भर गया था। काले काले बादल बड़ी जल्दी आसमान को घेरने में लगे थे। इधर मेरा खलासी और ज़्यादा घबरा रहा था। तभी मेरे खलासी ने एकदम से कहा, अरे उस्ताद, आप जिस महिला को एक सामान्य औरत समझ रहे हैं, वो कोई सामान्य महिला नहीं बल्कि हैवानियत की दुनिया की एक जिन्न है, जिससे सामना करना हमारे बस में नहीं है। मेरे खलासी की बात सुनकर मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो क्या करें यार अब हम? मेरे सवाल का मेरे खलासी के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो मैंने कहा, यार हम यहाँ से ट्रक को निकालने के अलावा और कर भी क्या सकते थे? मैं एक बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैंने यहाँ से अपने ट्रक को दोबारा उसी रफ्तार से चलाया तो मुझे बिल्कुल उसी तरह के दृश्य नजर आने वाले हैं जो मैंने अभी अभी देखे हैं।
ऐसे में मैंने अपने खलासी की तरफ देखते हुए कहा, तुझे क्या लगता है भाई, हमें क्या करना चाहिए? मेरी बात सुनकर एक बार के लिए वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके बाद उसने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है आज रात के लिए हमें ट्रक को ड्राइव नहीं करना चाहिए और इस इलाके में रुकना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं तिलमिला उठा और उसके ऊपर भड़कते हुए बोला, अरे पागल है क्या भाई? तूने खुद ही अभी अभी बोला कि ये इलाका भूतों का है, यहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ वास करती है, और अब तू खुद ही बोल रहा है कि हमें इसी इलाके में रहना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरा खलासी मेरी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन उस्ताद जी, अभी अभी हमने क्या देखा कि जब हम ट्रक ड्राइव करते हैं तभी वो महिला हमारे सामने नजर आती है। जैसे ही हमारी ट्रक रुक जाती है तो वो अचानक से गायब हो जाती है। मेरे खलासी की बात सुनकर मैं उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन ये इलाका भी तो सही नहीं है, हमें किसी भी हालत में इस जगह को पार करना होगा। मुझे पता है यहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें एक बहुत बड़ा ढाबा नजर आएगा। अगर हम किसी भी तरह से उस ढाबे तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हमारे ऊपर से ये खतरा टल जाएगा। मेरी बात सुनकर मेरा खलासी थोड़ा शांत हो गया। फिर मैंने ट्रक स्टार्ट की और ट्रक को फिर से चलाना शुरू कर दिया। मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो भयानक शक्ति हमारे पीछे क्यों पड़ी थी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि मैं इस जगह से सफर कर रहा हूँ। मैंने पहले भी रात में कई बार यहाँ पर सफर तय किया है, लेकिन आज से पहले कभी भी इस तरह की नकारात्मक शक्तियों का एहसास नहीं किया। मैं एक बात जानना चाहता था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण ये नकारात्मक शक्ति हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी हुई थी। खैर, धीरे धीरे मैंने ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में अभी भी यही चीज चल रही थी कि आखिर वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है। तभी मैंने अपने खलासी से कहा, अच्छा भाई, तुम एक बात बताओ, जब तुम नीचे उतरे थे तब तुमने किसी भूत जैसी चीज का एहसास किया था या फिर नहीं? इस पर मेरे खलासी ने बताया कि जब वो फ्रेश होने के लिए नीचे उतरा था तो उस घने जंगल में किसी भी ऐसी चीज का एहसास नहीं हुआ उसे, लेकिन वहां एक बोर्ड जरूर लगा हुआ था जिसके ऊपर पुराने अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। वो उसे ठीक से पढ़ नहीं पाया था। उसके बाद मैंने उसकी बातों का नज़रअंदाज किया और फिर एक लंबी सांस लेते हुए ट्रक की रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ा दिया। मेरे दिमाग में अभी भी काफ़ी सारे सवाल थे, लेकिन उनका जवाब देने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। इससे पहले कि मैं उस ट्रक को रफ्तार से निकालकर उस ढाबे तक ले जाता, फिर एक बार मुझे सड़क के बीचों बीच एक औरत नजर आने लगी। इस बार नज़ारा पूरी तरह से अलग था। इस बार उस औरत की कद काठी मेरे ट्रक से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। जैसे ही मैंने उस विशाल सी महिला को सड़क के बीचों बीच में खड़ा हुआ देखा तो मेरे पैर थरथरा उठे, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। किसी तरह से मैंने ट्रक को काबू में किया और उस महिला के पास आने से पहले ही ट्रक मेरे कंट्रोल में आ गई। बाद में मैं शीशे से झांकते हुए उस महिला को देखने लगा। मैंने देखा कि उस महिला का शरीर वास्तव में अब तक बहुत भयानक लगने लगा था। इधर मेरा खलासी तो पूरी तरह से डर कर कोने में चिपक कर बैठ गया था। मैं भी उसके इस हालत को देखकर काफी बुरी तरह से डरा हुआ था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब इसको टक्कर मारना ही मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसको टक्कर नहीं मारता तो शायद बदले में हम दोनों मौत के घाट उतर जाते। इसलिए मैंने फिर से अपने ट्रक को स्टार्ट किया और उसे टक्कर मारने के लिए ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। इधर मेरे खलासी ने कहा, अरे उस्ताद जी, ऐसा मत करो, वरना आगे जो हमारे साथ होगा उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मेरे खलासी के इस बात को सुनकर मैंने उसे कहा, भाई तू चुप बैठ, तेरी वजह से पहले भी मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ गया है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ और कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो। इतना कहने के बाद मैंने ट्रक की रफ्तार को बढ़ाना शुरू कर दिया और उस महिला के एकदम करीब चला गया। जैसे ही मेरी ट्रक उस महिला के एकदम पास पहुंची तो भी उस महिला की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। वो अभी भी वहीं पर खड़ी थी। अब मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ट्रक उसके ऊपर चढ़ा दूं। इसलिए एक बार मैं अपने खलासी की तरफ देखता हूँ तो दूसरी तरफ उस महिला की तरफ। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मेरी सोच से परे था। मैंने देखा कि अचानक उस स्त्री का घूंघट उसके चेहरे से उतरने लगा और उसके बाद जब मैंने उसका चेहरा देखा तो सच में मेरा पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया।
मैंने देखा कि उस महिला का पूरा चेहरा एकदम नीला था और वो बहुत डरावना लग रहा था। उसके बदन के ऊपर घाव बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बुरी तरह से मारा हो। उसके शरीर के ऊपर से मक्खियां भिनभिना रही थी। उसके उस भयानक अंदाज को देखकर ही मेरी तो हवा निकल गई। इधर मेरा खलासी भी पूरी तरह से घबराया हुआ था। हम दोनों ही एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी मेरे खलासी ने कहा, अरे उस्ताद जी, देख क्या रहे हो? इसके ऊपर से ट्रक को निकाल दो, वरना ये हम दोनों की यहीं पर कब्र खोद देगी। उसकी बात सुनकर मैंने किसी तरह से ट्रक को स्टार्ट किया और फिर से आगे बढ़ने लगा। इस बार मैंने जैसे ही उस महिला को टक्कर मारने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि ट्रक उसके आर पार हो गई थी। वहां से थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद हमारी ट्रक ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। जितना सामान ट्रक के अंदर लदा हुआ था, हमें उससे ज्यादा टेंशन अपनी जान की थी, क्योंकि अब थोड़ी सी दूर आगे जाकर ट्रक बंद हो चुकी थी। और ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा ही होता है, जब सब कुछ हमारे विपरीत हो तब हमारा साधन भी हमारा साथ छोड़ देता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ट्रक एक दो बार झटका खाने के बाद एकदम से बंद हो गई। मैं समझ गया था कि मुसीबतों का पहाड़ अब हमारे सर के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका है और हमारे लिए यहाँ से बचकर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। एक बार मैं अपने खलासी की तरफ देखता तो दूसरी बार अपने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करता, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रहती। फिर जब मैंने अपने आसपास उस महिला को देखने की कोशिश की तो मुझे ट्रक के कांच के अंदर भी वो महिला नजर नहीं आ रही थी। ये हमारे लिए एक सुकून की बात थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक चीज अभी भी सता रही थी कि हम उसी एरिया में थे जहां पर भूत प्रेत की ताकत सर चढ़कर बोलती थी और हमारे साथ कभी भी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जन्म ले सकती थी। मैं अभी भी एक बात जानना चाहता था कि आखिर ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमारा पीछा क्यों कर रही है। हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसकी वजह से कोई भी काली शक्ति हमारे पीछे इस कदर पड़ जाए। मैंने इसके बारे में अपने खलासी से भी जानने की कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। वो भी इस चीज से अनजान था कि हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी इस कदर हमारे पीछे पड़ी हो। हम दोनों के लिए अब सारे दरवाजे तो बंद हो चुके थे। ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करते तो ट्रक भी स्टार्ट नहीं होती, और जब सामने देखते तो कोई नजर नहीं आता। अब हमारे पास एक अंतिम रास्ता था, वो था कि हम यहाँ से किसी तरह से निकल जाए और किसी तरह से उस ढाबे तक पहुंच जाए जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। मैंने यही बात अपने खलासी को बताई तो उसने भी फैसला किया कि अब हमें पैदल ही वहां तक जाना होगा। हम दोनों ने दरवाजा खोला और पहले तो ट्रक को पूरी तरह से लॉक कर दिया और उसके बाद हम दोनों वहां से निकल पड़े। हालांकि पैदल चलना खतरे से खाली तो नहीं था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ा। हम उस भयानक रास्ते को पैदल पैदल कदमों से नापते जा रहे थे। हमारे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और लगातार रास्ते पर चलते रहे। कुछ दूर आगे जाने के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन हमें ऐसा लगने लगा कि हम दोनों के साथ साथ कोई तीसरा भी है जो हमें फॉलो कर रहा है। हमने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई नजर नहीं आया। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद बीच सड़क के ऊपर हमें एक पल्लू नजर आया। शायद वो किसी महिला का पल्लू था, और जब हम उसके करीब गए तो उसके बाद का नज़ारा हमें अंदर से हिला देने वाला था। हमने देखा कि वहाँ पर पूरा पल्लू खून से भरा हुआ था और उस पल्लू से थोड़ा ही आगे एक महिला बैठी हुई थी। उसने अपने बालों से अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था, जिससे वो और ज़्यादा भयानक लग रही थी। मैं उसे एक बार के लिए देखता ही रहा। एक बात तो मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि इतनी रात को कोई नॉर्मल महिला सड़क के ऊपर नहीं बैठ सकती। कहीं ना कहीं ये वही महिला थी जिसको मैंने थोड़ी देर पहले ट्रक के सामने खड़ा देखा था। हम दोनों वहाँ से पीछे भाग तो सकते थे, लेकिन अगर हम ऐसा करते तो शायद पीछे हमारे लिए और भी ज़्यादा बड़ा खतरा हो सकता था। ऐसे में हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा था कि हम किसी भी तरह से उस महिला को पार करके वहाँ से आगे निकले और ढाबे तक पहुँच जाए। वैसे तो मैं 1-1.5 साल पहले यहाँ पर आया था, लेकिन मैं पहले जितनी भी बार यहाँ पर आता तो मुझे अक्सर वो ढाबा देखने को मिलता। ऐसे में मैं इस बात के लिए पक्का था कि वो ढाबा मुझे वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। अब मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती उस महिला को पार करने की थी।
लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और उसके बाद अपने खलासी को कहा, देख भाई, अब हमें किसी तरह से इस महिला के बगल से निकलना है। इससे पहले कि हम अपने कदम आगे बढ़ा पाते हमें पीछे से आवाज आई, जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन तुम दोनों को ये सही सलामत नहीं छोड़ेगी। ये सुनते ही हम दोनों एकदम से पीछे पलट गए। हमें अपने पीछे की तरफ एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक आदमी नजर आ रहा था। उस आदमी का हुलिया देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो आदमी कोई भिखारी था। और उस आदमी को देखते ही मैंने उससे कहा, लेकिन तुम कौन हो और इतनी रात को इस सड़क पर क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनकर वो एक बार के लिए मेरी तरफ देखते हुए बोला, भाई साहब, मैं तो यहीं पर रहता हूँ, लेकिन आप लोग नए नए हैं और आपने यहाँ पर आकर जो किया है उसका दंड तो आपको भुगतना पड़ेगा। मैं अभी भी इस चीज़ से अनजान था कि हमने क्या किया था। फिर मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा, लेकिन हमने ऐसी कौन सी हरकत की है जिसकी वजह से ये जिन्न हमारे पीछे इस कदर गुस्सा हो गई है? तो उस आदमी ने कहा, वो तो तुम अपने इस खलासी से पूछो किसने क्या किया है। उसके बाद मैं अपने खलासी की तरफ देखने लगा। जैसे ही मैंने अपने खलासी की आंखों में आंखें मिलाई तो उसने एकदम से कहा, उस्ताद जी, मैं तो सिर्फ फ्रेश होने के लिए गया था। फिर उसके बाद उसने थोड़ा सोचा और फिर उसने बताया कि जिस जगह पर वो फ्रेश हो रहा था वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर था और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। यह सुनते ही सारा मामला मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया कि आखिर हुआ क्या था। उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन भाई साहब, अब हम क्या कर सकते हैं? तब उस आदमी ने हमें प्यार से समझाते हुए कहा, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। तुम लोग उस पत्थर के पास जाओ और वहां पर पानी से धोकर वहां की जगह को फिर से शुद्ध कर दो। और अगर तुम अपनी गलती को मान लेते हो तो शायद ये अन्य जाति का जिन्न शांत हो जाए। मुझे उस आदमी की काफ़ी बातें समझ में नहीं आ रही थी। एक तो मैं ये समझ पाने में नाकाम था कि आखिर इस आदमी को इतना सब कुछ कैसे मालूम है। और फिर उसके बाद मैंने उस आदमी से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने हमारी बातों को नकार दिया। हमने वहीं से करवट बदली और फिर ट्रक के अंदर पड़ी एक पानी की बोतल को उठाकर वापस से निकल पड़े। हालांकि वहां से गुजरते हुए हमें वहां बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन हम और कर भी क्या सकते थे। वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। डर की वजह से मेरे तो पैर कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और फिर किसी तरह से अपने खलासी के साथ ठीक उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वो फ्रेश होने के लिए गया था। मुझे अपने खलासी पर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे जोर से मार देता, लेकिन परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि मैं उसे कुछ कह पाने में भी नाकाम था। कुछ देर बाद हम लोग ठीक उसी जगह पर पहुंचे और उस पत्थर के पास जाकर वहां की जगह साफ करने लगे। लगभग आधे से 1 घंटे बीतने के बाद हम दोनों ने घुटने पर बैठकर माफ़ी भी मांगी और शायद ऐसे चीज़ का वो अंजाम था कि हम वहां से वापस निकलते समय बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे थे। मानो हमारा शरीर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। हमें एक पल के लिए भी डर नहीं लगा। इधर मेरे खलासी के अंदर भी फिर से जान आ गई थी। हम दोनों बहुत ही आराम के साथ ट्रक के पास पहुंच गए और वहां से ट्रक लेकर जाते ही हमारे साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। सफर करते हुए मैं उस आदमी के बारे में सोच रहा था जिसने हमें ये सब बताया था। जब हम सब लोग वहां वापस पहुंचे तो वो आदमी हमें कहीं भी नजर नहीं आया था। इधर मेरे खलासी के मन में भी शायद वही सवाल चल रहा था। ऐसे में मैंने अपने खलासी से पूछा, अरे भाई, तुझे क्या लगता है वो आदमी कौन होगा जो हमें अब दिखाई नहीं दे रहा? इस पर मेरे खलासी ने कहा, पता नहीं उस्ताद जी, लेकिन वो जो भी था हमारे लिए एक अजूबा था जिसने हमारी जान बचाई। मुझे अपने खलासी की बात ठीक लगी। उसके बाद हम वहां से निकल गए। उसके बाद जब हमने इस घटना के बारे में बाकी और लोगों को बताया तो उन्होंने हमें उस आदमी का इतिहास बताया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।